हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका सबसे पहला सवाल दिया हुआ है इस चैप्टर में, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी नहीं शो करता है। तो देखिए आपने इसी चैप्टर में मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ा कि ये दोनों फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं चीज़ों को, फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। जबकि बेसोफिल के बारे में आपने देखा होगा कि ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन जैसी चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं। और मैक्रोफेज जो है ये भी आपके फैगोसाइटोटिक सेल होते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। तो देखिए तीन ऐसे हो गए, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, जो फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी शो करते हैं, जबकि बेसोफिल जो है आपके फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी नहीं शो करता है और ये क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब है इस सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर इज। डेंगू फीवर एक आम बीमारी है, लगभग बहुत लोगों ने सुना होगा, शायद आप में से किसी को हुआ भी होगा। तो डेंगू फीवर का जो एक कॉमन सिम्टम होता है ना, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हो जाता है डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट होता है किसमें, डेंगू फीवर के दौरान, तो उसका एक कॉमन सिम्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसके लिए। वहीं पे आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए और कहता है पहला ऑप्शन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो पंप किया गया हुआ ब्लड रहता है वो दोनों सेम रहता है, ये कहता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है वो दोनों सेम होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं ना, और ये दोनों सेम होता है। तो यही सही स्टेटमेंट है, बाकी आपके जो दिए हुए हैं ना ये गलत स्टेटमेंट है। इसका उल्टा दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट कि ब्लड पम्प्ड बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, तो ये सही है, तो दूसरा तो गलत ही है, जाहिर सी बात है वो गलत है, हमें पता है। और सी वाला एट्रियम से जो अलग अलग ईच एट्रियम से रिसीव किया हुआ ब्लड डिफरेंट रहता है, गलत है, और ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी सही वाला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो वही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो ANS ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम से मॉडरेट की जाती है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन कहता है द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है इसका 2 पार्ट होता है, ANS के 2 पार्ट है भैया, एक है PNS और एक है SNS। PNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये कब काम करता है, ये आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले कंडीशन में काम करता है, यानी जब आराम का मामला होता है तब ये काम करता है, यानी सुख के कंडीशन में। लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये आपके दुख वाले इमरजेंसी सिचुएशन में लगभग काम करता है, दिक्कत वाले समस्याओं वाले कंडीशन में। तो ये क्या करता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ना तो आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको घटाने का काम करता है। अब यही ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, गलत, वो तो घटाता है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये सही है, ये गलत है। तीसरा कहता है पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, उल्टा दे दिया हुआ है, एक सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज हार्ट रेट बट इट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, उल्टा दिया हुआ है, एक सही है पर ये गलत दिया हुआ है।
यानी पूरी तरीके से जो सही है आपका ऑप्शन नंबर बी है कि सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मार्क द पेयर ऑफ सबस्टेंसेस अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सी चीज़ें वैसी हैं, दो चीज़ें, कौन सा ऐसा पेयर है जो दोनों चीज़ हमें ज़रूरी होता है ब्लड के कोगुलेशन में। तो देखिए कैल्शियम ज़रूरी होता है क्या? बिल्कुल कैल्शियम तो ज़रूरी है, पर हेपारिन तो ये तो एंटी कोगुलेंट है, ये कोगुलेशन के अपोजिट काम करता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया और यही चौथे में दिया हो यानी ये भी गलत हो गया। अब बचे दो, तो बी वाले में देखिए कैल्शियम क्या ज़रूरी है? बिल्कुल कैल्शियम तो ज़रूरी है ना, और प्लेटलेट फैक्टर ये भी ज़रूरी होती हैं ब्लड के कोगुलेशन में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, सी भी गलत ही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ईसीजी डिपिक्ट्स द डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेसेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ईसीजी क्या बताता है? डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में दिखाता है हमें, जो कार्डियक साइकिल के दौरान होता है। कहता है इन द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट रिप्रेजेंटेड। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के ईसीजी में इनमें से कौन सा चीज़ नहीं होता? तो देखिए आपने जो ईसीजी पढ़ा होगा वहाँ पे आपको क्या मिला, एक पी वेव मिला होगा, एक आपको क्यूआरएस वेव मिला होगा और एक टी। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? पी वेव रिप्रेजेंट करता है आपका ए वाला डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, जबकि क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टी आपका रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो आपके ईसीजी में ये तीनों चीज़ तो देखने को मिलती है, पी वेव, क्यूआरएस और टी। पी क्या? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, क्यूआरएस का डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और टी क्या? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यानी एक ही चीज़ बचा जो नहीं देखने को मिल रहा है, क्या? ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। तो यही आपके लिए सही जवाब है इस सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन। तो इससे आसान सवाल कोई होता नहीं है। इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, मैच्योर मेमोलियन जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, बाकी इन सब में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसके लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी, देखिए आपने जो लिम्फोसाइट्स पढ़ा जो दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये आपके इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम में आप देखेंगे तो दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है, एक होता है सेल मीडिएटेड और एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम CMI होता है ये प्रोवाइड करते हैं आपके टी लिम्फोसाइट, लेकिन जो आपका ये क्या कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है ये आपके बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। यानी आप यही कहेंगे कि जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है ये बी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे आप। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू द वेंट्रिकल। कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट किया जाता है और फर्दर भेजा जाता है वेंट्रिकल तक। और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स क्या है आप बता दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, SA नोड, AV नोड, पुरकिंजे फाइबर AB बंडल, SA नोड, पुरकिंजे फाइबर AB नोड AB बंडल, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए सब पहला ऑप्शन तो सब में सेम है और सबसे यही पेस मेकर है SA नोड, तो ये तो सही है, कोई बात नहीं। अब डिफरेंस हमें उससे नहीं पता चल पाएगा। बाकी के लिए देखिए तो बाकी बी और डी में देखिए क्या दिया हुआ इन्होंने, सेकंड पे ही पुरकिंजे फाइबर ला दिया है जो कि गलत है। पुरकिंजे फाइबर तो लास्ट में होना चाहिए, तो इस वजह से बी और डी गलत हो गए। और देखिए इसके में लास्ट में पुरकिंजे फाइबर दे दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है, यानी ये सही हो सकता है। पहले SA नोड, उसके बाद AB नोड आता है, उसके बाद AB बंडल आता है, इसी को हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, और लास्ट में आपके पुरकिंजे फाइबर आएंगे, तो यही सही भी है। यानी इसको इधर से नहीं इधर से सेलेक्ट कर सकते थे आप आंसर को डायरेक्टली। इसी को कहते हैं कि अगर वो क्या कहावत याद आ गया मुझे कि अगर वो घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से करके निकालना पड़ता है। तो ऐसा आप कह सकते हो
कि एक तरह से अगर इधर से देखिए नहीं क्लियर हो पा रहा था तो समझदार आदमी ये कर सकता था, इधर से देख ले कि इधर से कहीं सेलेक्ट हो रहा है क्या, क्योंकि हमें ये तो फिक्स है ना कि पुरकिंजे फाइबर लास्ट में आएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है द सेल इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आर। तो जो सबसे पहला सवाल कर रहे थे हमने तभी बताया कि बेसोफिल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ये न्यूट्रोफिल्स ये तो फेगोसाइटोटिक वाले थे, इस्नोफिल ये तो एलर्जी में होते हैं, और लिम्फोसाइट ये आपके इम्यूनिटी में काम आते हैं। यानी सही जवाब आपका बेसोफिल है जो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, कहता है द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। तो देखिए जो हार्ट साउंड होते हैं वो दो तरह के हैं, S1 और S2 जो आपके NCERT में दिया हुआ है। और S1 कब हमें सुनाई देता है, इट इज़ हर्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तब हमें S1 साउंड सुनाई देता है, लेकिन S2 कब सुनाई देता है, तो ये सब सुनाई देता है जब हमारे सेमी लूनर वाल्व क्लोज होते हैं। यानी आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अ फेज और इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन ए स्टैंडर्ड ECG। एक स्टैंडर्ड ECG के लिए कौन सही बात बता रहा है, कहता है QRS इंडिकेट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता, QRX कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो बिल्कुल सही है, बी वाला ही सही है, ठीक है, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अ पर्सन ऑफ O ब्लड ग्रुप हैज़ anti-A एंड anti-B एंटीबॉडी इन हिज ब्लड प्लाज्मा। जिसका ब्लड ग्रुप O होता है उसके बाद anti-A और anti-B एंटीबॉडी होता है उसके पास, उसके प्लाज्मा में, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है, जिसका ब्लड ग्रुप बी रहता है, ही कांट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, बिल्कुल सही है। पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए कांट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सी कहता है ब्लड ग्रुप इज डेसिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा। नहीं, ब्लड ग्रुप किस बेसिस पर डेसिग्नेट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वो क्या शुगर मॉलिक्यूल एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, उसके बेसिस पर ब्लड ग्रुप बताया जाता है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, अ पर्सन ऑफ AB के इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बिल्कुल सही है, यानी सी ही सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट पर मिनट एंड ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। कार्डियक आउटपुट पूछता है, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट या नंबर ऑफ हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 50 दे दिया हुआ है और हार्ट रेट आपका 72 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3600 ml मिलेगा, और वही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मैच द टर्म कॉलम A विद द कॉलम B एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिम्फेटिक सिस्टम किससे रिलेटेड है, देखिए कॉलम 2 में, तो आई थिंक लिम्फेटिक सिस्टम रिलेटेड है क्या, ये क्या करता है, जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना उसको वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में लेकर आने का मदद करता है, ड्रेन बैक्स द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी वेन के लिए क्या खास बात है, ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। थ्रोम्बोसाइट क्या काम आते हैं, ये तो ब्लड के कोगुलेशन में काम आते हैं ना, और लिम्फोसाइट ये इम्यून रिस्पॉन्स में। तो ए का क्या है, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है। तो जब आप इसको मैच कराएंगे तो आपको बी ऑप्शन सही जवाब मिलेगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है स्टेटमेंट 1, आर्ट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लो टू वेंट्रिकल। बिल्कुल सही बात है, आर्ट्रिया आपका बॉडी से ब्लड रिसीव करता है और उसके बाद वेंट्रिकल में भेज देता है, सही कह रहा है। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट SA नोड पासेज फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल। ये भी सही बात है कि SA नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये आर्ट्रिया से लेकर वेंट्रिकल तक जाता है, ठीक है। अब कह रहा है एक्शन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 2, या इसका उल्टा, या कह रहा है
आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर या आर सिंक्रोनस। तो देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टरिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल्स। ये बात सही है कि आर्टरिया जब ब्लड रिसीव करेगा पूरे बॉडी से वही जाएगा वेंट्रिकल के पास। और ये भी बात सही है कि एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा ऐसे नोड पर तभी वो ब्लड जो है आर्टरिया से वेंट्रिकल जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन स्टेटमेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसा कुछ कहना कि ये इस पे डिपेंडेंट है या ये इस पे डिपेंडेंट है, ये थोड़ा सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि इन दोनों के बिना कोई स्टेटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप इसका सही आंसर देना चाहो तो आप कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनस हैं, एक दूसरे के सिंक्रोनी में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आर्टरिया ब्लड रिसीव करेगा, वो वेंट्रिकल में तभी जा पाएगा जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर ही क्या करेगा जब आर्टरिया में ब्लड का फिलिंग नहीं हो पाएगा। तो सही जवाब यही है कि दोनों सिंक्रोनस होते हैं, दोनों सिंक्रोनी में होते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सभी डिस्कस कर लिया हमने। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।